स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि जब हम एक्सेल कर रहे थे तो वहाँ पे हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के नाम की एक मॉड्यूल किए थे, एक एक्सरसाइज की थी कि किस तरीके से हम एक सेल लेवल के ऊपर ग्राफ, बहुत छोटे छोटे ग्राफ कैसे डेवलप करेंगे, और वो ग्राफ डिपेंड करेंगे किसी ना किसी क्राइटेरिया के ऊपर, किसी ना किसी कंडीशन के ऊपर। वो ग्राफ बार ग्राफ की सूरत में भी हो सकते हैं, वो किसी आइकन की सूरत में भी हो सकते हैं, और वो एक ग्रेडियंट की सूरत में एक जो कलर मैप होता है जिसे हम टेक्निकल जुबान में हीट मैप कहते हैं, उस फॉर्म में भी हो सकते हैं। मैं रेफर करूंगा उसी सेशन की तरफ जो आपने एक्सेल में किया था, और इस सेशन में हम उन्हीं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को पावर बीआई में करने की कोशिश करेंगे कि पावर बीआई में क्या ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग अवेलेबल है, अगर ये अवेलेबल है तो ये इसकी इंटेंसिटी क्या है, यानी कौन कौन से फीचर इसके अवेलेबल है, कहाँ पे हम इसको कर सकते हैं, कहाँ पे इसको नहीं किया जा सकता, कैसे इसको हम करेंगे। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि पावर बीआई हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग करने में कहाँ कहाँ पे हेल्प करती है। इसके साथ साथ हम कुछ एडिशनल विजुअलाइजेशन की टाइप्स भी देखेंगे जो कि इस पर्टिकुलर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ स्पेसिफिक है। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। मॉड्यूल 60। ये स्टूडेंट्स, ये मेरे पास पावर बीआई का डेस्कटॉप है और ये मैंने कस्टमर डीबीएस की फ़ाइल, वही फ़ाइल ओपन की हुई है। यहाँ पे मैं कुछ विजुअलाइजेशन आपके सामने डेवलप करूँगा और फिर उसको हम कन्वर्ट करेंगे फॉर्मेटिंग, यानी कंडीशनल के तहत कोई फॉर्मेटिंग हम करेंगे। एक नया विजुअल जो शायद पहले हमने डिस्कस नहीं किया था, उसको हम यूटिलाइज़ करेंगे ताकि थोड़ी सी विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस भी हो जाए। अगर आप इन सारे विजुअलाइजेशन में से ये जिस विजुअल के ऊपर मेरा आइकन है और जिसके ऊपर जो उसका टैग टेबल के नाम का लिखा हुआ है, इसको आप देखें, और इसके साथ एक और आइकन है जिसके ऊपर मैट्रिक्स लिखा हुआ है। इन दोनों का फंक्शन तकरीबन एक जैसा है। मैं अभी आपके सामने ये दोनों अप्लाई करूँगा और फिर देखेंगे कि इनमें कहाँ कहाँ पे फ़र्क आता है। सपोज़ अगर हम टेबल का फंक्शन क्लिक करते हैं तो टेबल हमारे सामने कुछ इस किस्म की फॉर्मेट सामने रखता है। आपको याद होगा कि जब हम टेबल की बात करते हैं तो टेबल दो तरीके से आ सकता है, एक कि जिसमें सिर्फ कॉलम्स हों, और दूसरा जिसमें कॉलम्स के साथ साथ हम रोज़ को भी आइडेंटिफाई कर सकें। सो यहाँ पे ये जो टेबल और मैट्रिक्स की जो आइडेंटिफिकेशन है ये कुछ यूं ही है, यानी टेबल सिर्फ उस सिचुएशन के ऊपर हम यूज़ करेंगे जिसमें हम इधर सिर्फ रोज़ या कॉलम के ऊपर कंसीडर करें, और मैट्रिक्स हम उस सिचुएशन के ऊपर कंसीडर करेंगे जहाँ पे हम रोज़ और कॉलम दोनों को आइडेंटिफाई कर सकें। ये इस वक्त टेबल ओपन है। मैं यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ ऑन करता हूँ, जो चीज़ इंफॉर्मेशन इसमें देता हूँ, वो जेंडर के नाम की है ताकि मेरे पास मेल और फीमेल का जो इंफॉर्मेशन है वो अलहदा से हो जाए। तो यहाँ पे जेंडर की इंफॉर्मेशन हमने दी। जेंडर का कॉलम मेरे पास ये मौजूद है। इस जेंडर को मैंने इस कॉलम में क्लिक किया। जो ही मैंने यहाँ पे कॉलम में क्लिक किया तो आप देखें यहाँ पे जेंडर की टोटल वैल्यूज़ मेरे सामने आ गई। उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर हमने इनकम को क्लिक किया ताकि मेरे पास जेंडर की जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो मेरे सामने आ जाए। तो मैंने जेंडर के नीचे को इनकम रख दिया। अब अगर गौर से देखें इस टेबल को, जो ही मैंने यहाँ पे सेकंड वेरिएबल को क्लिक किया, यहाँ पे एक सेकंड कॉलम हमारे सामने आ गया। और अगर मैं इस जेंडर की इस टूल टिप को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ डोंट समराइज, क्योंकि इस वक्त तो ये सम कर रहा है वैल्यूज़ को। जो ही मैंने इसको डोंट समराइज कहा तो इसने 0 की मेरे पास अलहदा वैल्यू दे दी, 1 की मेरे पास अलहदा वैल्यू आ गई। अगर इस इनकम के साथ साथ एज को भी शामिल कर लूँ तो ये मेरे पास इस एज की इंफॉर्मेशन भी आ जाएंगी। बिल्कुल उसी तरीके से इनकम को मैं सम की बजाय एवरेज या मिनिमम या मैक्सिमम, ये सारी ऑप्शन मेरे पास मौजूद हैं।
सिमिलरली एज के हवाले से भी मेरे पास ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद हैं। जो भी फंक्शन मुझे रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इस टेबल को ज़रा थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पे जो एम्प्लॉय कैटेगरी है मैं उसको भी अपने कैलकुलेशन में, अपने एनालिसिस में शामिल कर लेता हूँ। एम्प्लॉय कैटेगरी को यहाँ पे मैंने शामिल कर लिया। अब ये देखें, जेंडर के फ़ौरन बाद मैंने एम्प्लॉय कैटेगरी को इंसर्ट किया है, तो यहाँ पे मेरे पास जो रिज़ल्ट है वो भी जेंडर के बाद फ़ौरन एम्प्लॉय कैटेगरी आ गई है। और इसको भी उसी तरीके से हमने डोंट समराइज़ करना है ताकि मेरे पास अलहदा अलहदा हर एक की वैल्यू आ जाए। ये मेरे पास एक टेबल मौजूद है। अगर आप यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ मौजूद हैं, ये जो वेरिएबल के नाम लिखे हुए हैं, इनमें ये जो टूल टिप है इसको क्लिक करें तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। अच्छा, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग मुझे हर वेरिएबल के रेफरेंस से मिल जाएगी। अगर मैं एम्प्लॉय कैटेगरी को क्लिक करूँगा तो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। अगर मैं इनकम को क्लिक करूँगा तो इसके लिए भी मेरे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। मतलब इसका ये है कि मैं जिस भी वेरिएबल को कंडीशन के तौर पे यूज़ करना चाहता हूँ उसके हिसाब से मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑन करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर के ऊपर मैं अगर इनकम को क्लिक करता हूँ, इनकम को एज ए कंडीशनल कैटेगरी के तौर पे यूज़ करता हूँ, तो मेरे पास क्या ऑप्शन मौजूद हैं। जो ही मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे कहता हूँ, ये बैकग्राउंड कलर के हवाले से मुझे इन्फॉर्मेशन देता है। फॉन्ट कलर, यानी ये जो न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं ये किस कलर के लिखे हुए हैं इस हवाले से मुझे मिलता है। डेटा बार्स, इसको अगर हम क्लिक करके देखें तो अगर आप गौर से देखें, जो ही हम इसको क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास कुछ ऑप्शन आएंगी डेटा बार के हवाले से। पॉजिटिव बार, नेगेटिव बार, ये इंफॉर्मेशन मौजूद है। और यहाँ पे ओके का बटन जो ही मैंने प्रेस किया तो आप देखें कि इनकम के वेरिएबल को मैंने क्लिक किया था तो उसने यहाँ पे मुझे इनकम की मैग्नीट्यूड के हिसाब से ये बार्स इसमें कन्वर्ट कर दिया। यानी जिस बार की लेंथ ज़्यादा है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है, जिस बार की लेंथ कम है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कम है। अगर मैं यही काम एज के हवाले से करता हूँ, यही कंडीशनल फॉर्मेटिंग, लेट से यही डेटा बार यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसका कलर, लेट से इसका कलर रेड कर देता हूँ और इसको ओनली बार, अब जब ओनली बार करूँगा तो आप देखिएगा कि फ़र्क इसमें क्या आएगा। जो ही मैंने इसको क्लिक किया तो अब आप गौर से देखें कि एक तो इन एज की जो बार्स हैं इनका कलर रेड हो गया जो कि मैंने आइडेंटिफाई किया था। दूसरा, यहाँ पे अगर इनकम में देखें तो बार्स के साथ साथ नंबर्स भी लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ एज में सिर्फ बार्स मौजूद हैं, नंबर्स मौजूद नहीं है। यानी वो जो मैंने शो ओनली बार्स का किया था वो उसका इफ़ेक्ट यहाँ पे आता है कि ये सिर्फ नंबर हमें शो नहीं होते, ये सिर्फ बार्स शो होती हैं। अच्छा, उसके बाद जब मैं जेंडर के ऊपर क्लिक करूँगा तो हाइपोथेटिकली लेट से मैं इसमें आइकन को प्रेस कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के आइकन हैं और इसका क्राइटेरिया मौजूद है कि अगर ये 0 से लेकर 33 तक है तो ये आइकन यूज़ हो, अगर 33 से लेकर 67 तक है तो ये आइकन यूज़ हो। यानी कंप्लीट क्राइटेरिया उसने डेवलप कर दिया है और वो जो नंबर हैं वो सम ऑफ द जेंडर के तौर पे डेवलप हो और इसको जब ओके किया जाए तो अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया ये मेरे पास आइकन उसके आ जाएंगे। जो भी हमें रिक्वायर्ड हो उसके हिसाब से हम, या जो भी हमें अट्रैक्टिव लगे, जिससे हमारा डैशबोर्ड ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, उसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अच्छा, ये फंक्शन मैंने अप्लाई किया था एक टेबल के ऊपर। अगर मैं यही फंक्शन एक मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई करना चाहूँ तो मैट्रिक्स में जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, मुझे दो किस्म की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, एक रोज़ की और एक उसके कॉलम की। तो लेट से मैं रोज़ में यहाँ पे उसके एज कैटेगरीज क्लिक कर लेता हूँ और जो उसके कॉलम्स हैं उसमें उसके एम्प्लॉय कैटेगरी इसमें शिफ्ट कर देता हूँ। ये एम्प्लॉय कैटेगरी कॉलम में आ गई और जो उसकी वैल्यूज़ हैं वो उसमें उसकी इनकम प्रोवाइड कर देता हूँ। इसमें इनकम की वैल्यू इसमें आ जाएगी। तो अब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है वो सेग्रीगेटेड है विद रिस्पेक्ट टू एज कैटेगरी
एंड विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉय कैटेगरी। टेबल और मैट्रिक्स में फ़र्क क्या हुआ? टेबल में हम सिर्फ इधर रोज़ की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं या सिर्फ कॉलम की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, यानी क्रिस क्रॉस टेबल, यानी जिसे क्रॉस टैब या क्रिस क्रॉस टेबल कहते हैं, वो हम डेवलप नहीं कर सकते। वाइल इन ए मैट्रिक्स वी कैन डेवलप अ क्रिस क्रॉस टेबल। और जिस तरीके से हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस टेबल में की थी, एग्जैक्टली उसी तरह की हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी हम डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल उसका तरीक़ेकार एग्जैक्टली वही होगा जो कि हमने टेबल में डेवलप किया था। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। जी स्टूडेंट्स, तो इस सेशन में हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई की मदद से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। प्राइमरीली ये एक्सेल की लेगेसी है और वहीं से इसका बेसिक आइडिया चलता है। इसकी प्राइमरी जो विजुअलाइजेशन है वो बिल्कुल वैसी है, और क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई दोनों माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट हैं, तो इनकी बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बेसिक जो इसकी शक्ल है, वो वही है जो एक्सेल में मौजूद है। इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पावर बीआई में इसका फंक्शन ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि एक्सेल में हम एक वक्त में एक डेटा सोर्स को डील कर रहे होते हैं, जबकि पावर बीआई में एक वक्त में एक से ज़्यादा डेटा सोर्सेज हमारे पास होते हैं। लिहाजा इसकी जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा वाइडर एरिया के ऊपर हमारे सामने आती है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।